सोशल कॉन्ट्रैक्ट के संदर्भ में आप रूसो और कौटिल्य का कंपैरिजन करके बताएं जरा। मध्य प्रदेश की 3 ऐसी नदियां बताइए जो पश्चिम की ओर बहती क्या पॉर्न फिल्म में भी एक प्रकार का कला है? कामसूत्र की सामाजिक उपयोगिता कैसे नकारात्मक है? पॉर्न मूवीज बैन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। थैंक यू। सत्यम, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ज़रा। मेरा नाम सत्यम शर्मा है। मैं ग्राम डुंगासरा जिला गुना का निवासी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन श्री अटल बिहारी वाजपेयी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर से कंप्लीट किया है तथा उसी कॉलेज से 2021 में राजनीति विज्ञान में एमए कंप्लीट किया है। मेरी हॉबी समकालीन हिंदी फिल्में देखना है। ठीक है। सत्यम, अपने नाम को ज़रा स्पष्ट कीजिए। सत्यम जी सर। डिफाइन करें आपके नाम को ज़रा। सर सत्यम सत्य धातु से मिलकर बना है संस्कृत की, जिसका अर्थ होता है जो सत्य है। इसको अगर ऋग्वेद में देखा जाए तो निष्ठा धृति सत्यम कहा गया है, यानी जो निष्ठावान है, जो लगातार कंसिस्ट है, वही सत्य होगा। और इसको ऋग्वेद के 10वें सूक्त में त्रिकाल बाध्यताम कहा गया है, जो त्रिकाल से बाधित नहीं है। जी गांधी जी के अनुसार सत्य क्या है? सर, दूसरों के प्रति प्रेम रखना और स्वयं के आचरण में समरूपता सत्य कहा है गांधी जी ने। ईश्वर से क्या तुलना की है महात्मा गांधी ने सत्य की? ईश्वर के कंपैरिजन में कुछ बताया है? क्या बताया? जब सर युवा गांधी जी के जो विचार थे वो थे कि ईश्वर सत्य है, फिर उन्होंने परिवर्तित करके जो प्रौढ़ गांधी जी के विचार हैं वो सत्य ही ईश्वर कर दिया था सर। ठीक है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह क्या है, ये बताएं। सत्याग्रह का मतलब क्या है? सर, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह सत्य के प्रति आग्रह करना है, यानी यदि आप किसी के व्यक्ति के निर्णय से असहमत हैं तो सविनय अवज्ञा के माध्यम से आप उसके प्रति प्रेम रखते हुए सत्य का समर्थन करना और अपने आप को कष्ट देते हुए उसमें सकारात्मक परिवर्तन लाना है। ठीक है। सत्याग्रह के और क्या तरीके बताए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा के अलावा? अहिंसा सर। और तरीके क्या हैं? किस तरीके से सत्य की मांग की जा सकती है? सर, भूख से हड़ताल के माध्यम से, भूख हड़ताल, आंदोलन और मौन व्रत। इसके साथ सुबह सुबह उन्होंने जो ग्रामों में जो सर प्रभात फेरी निकालते थे, उसके माध्यम से भी उन्होंने सत्याग्रह की पहल की। ठीक है। आप सत्य बोलते हैं कि नहीं बोलते? सर, प्रत्येक संभव परिस्थिति में सर सत्य बोलने का प्रयास करता हूँ। ठीक है। जी सर। ये बताइए, आपने लाइफ में कभी ऐसा कोई झूठ बोला हो जिससे किसी को कोई हानि भी हुई हो? ऐसा कोई झूठ आपने कभी बोला है लाइफ में? सॉरी सर, मैं कॉल नहीं कर पाया। कभी भी और किसी भी प्रकार का झूठ आपने लाइफ में बोला हो, बताएं जरा। कब आपने झूठ का उपयोग किया? जी सर। सर 2017 में मेरे एक दोस्त की माताजी भर्ती थी अरविंदो हॉस्पिटल में, तो वो आईसीयू में लगभग 3-4 दिन से भर्ती थी। तो उस टाइम पे अटेंडर मैं था, तो मुझे पता चल गया था कि वो एक्सपायर हो गई हैं। फिर अब दोस्त ने पूछा कि अभी तबीयत कैसी है, तो फिर मैंने उससे बोल दिया था कि अभी माताजी ठीक है, जब तक वो हॉस्पिटल नहीं आया था सर। ठीक है। यहाँ पर नैतिक दुविधा की कंडीशन बन रही है, बताएं कौन कौन से दो मूल्यों के बीच में टकराव है? सर, एक सत्य बोलना कि मुझे सही जानकारी दे देनी चाहिए थी उसे, ताकि वो उसी समय आ सकता हो। और सर दूसरी के उसे सर जो आत्मिक घात होता सर, इमोशनल जो पेन होता है उसके प्रति सर मैं समझता हूँ। चलिए ठीक है। आपने एमए किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में, पढ़ा है आपने एमए? जी सर। कब कंप्लीट हुआ आपका एमए? 2021 में सर। 2021 में कंप्लीट हुआ है। ठीक है। राजनीति विज्ञान का प्रशासन में क्या इम्पोर्टेंस है, बताएं जरा। जी सर, राजनीति विज्ञान के तहत सर एक उपविषय है लोक प्रशासन, तो उसी को सर एक राजनीति विज्ञान का भाग भी मानते हैं। और प्रशासन के जो कार्य क्षेत्र हैं, ऐसा कहा जाता है सर राजनीति विज्ञान का जो प्रायोगिक वास्तविक उपयोग है सर वो प्रशासन में होता है। ठीक है। आप बात कर रहे थे लोक प्रशासन की। पोस्ट डिकोर्प क्या है, बताएं जरा। पोस्ट डिकोर्प क्या कहलाता है, बताएं। पोस्ट सर एक सिंक्रोनिम है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, बजटिंग, रिपोर्टिंग, इतना ही है। ठीक है। ये सिद्धांत किसने दिया था? सर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, शायद लूथर गुलिक ने दिया था। ठीक है। आदेश की एकता और नियंत्रण का क्षेत्र किसे कहते हैं, बताएं। आदेश की एकता क्या है और नियंत्रण का क्षेत्र क्या है? जी सर। सर आदेश की एकता ये जो आर्मी है उसका एक कॉन्सेप्ट जो लोक प्रशासन में लिया गया है। इसके तहत जो एक सबऑर्डिनेट होगा उसको एक ही हेड निर्देश देगा एक समय पे, एक से अधिक। अगर ज़्यादा दे तो उससे क्या नुकसान है?
सर उससे जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है सर वो डैमेज हो जाता है, जिसको नियंत्रण का क्षेत्र बोलते हैं। आप अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, अच्छे से नियंत्रित नहीं कर सकते। क्या मध्य प्रदेश के प्रशासन में हमें आदेश की एकता का पालन दिखाई देता है? जी सर। नियंत्रण का क्षेत्र क्या है बताएं? सर नियंत्रण का क्षेत्र ये है कि एक स्टाफ है, एक कार्यालय है, उसमें कितना स्टाफ रहेगा उसकी कुछ निश्चित संख्या रहेगी ताकि उनका अच्छे से नियंत्रण किया जा सके। उदाहरण के तौर पर सर एक संस्था में 20 या 25 व्यक्ति कार्य करते हैं तो उनका एक हेड होगा, फिर उसके अंदर कोऑर्डिनेशन बैठेगा। ठीक है। मैक्सिमम कितने लोगों का कितने अधीनस्थ होनी चाहिए नियंत्रण के क्षेत्र के अंतर्गत? सॉरी सर, एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर। ठीक है। प्रत्यायोजन क्या होता है बताएं? तो सर प्रत्यायोजन डेलीगेशन का हिंदी अर्थ है, जिसका अर्थ होता है कि यदि कोई बड़ा अधिकारी है वो अपने कार्यभार को और शक्ति को कुछ समय के लिए अपने अधीनस्थ को दे सकता है ताकि वो निर्णय ले सके। राजनीति विज्ञान में आपने विचारक भी पढ़े होंगे। जी सर। रूसो के बारे में जानते हैं आप? जी सर। बताएं, रूसो के बारे में बताएं जरा। जी सर। रूसो को सर जैन जैक रूसो पूरा नाम है। इन्होंने जनरल बिल के बारे में बात की थी, सामान्य इच्छा का सिद्धांत। ये सर फ्रांसीसी विचारक थे जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही साथ इनका जो सबसे मुख्य कार्य है वो जनरल बिल जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था वो है सर। ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताएं जरा रूसो के। जी सर। सर रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि जब राज्य की उत्पत्ति हुई थी तो पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक व्यवस्था थी जिसके तहत जो जनता थी उसने अपने समस्त अधिकार एक व्यक्ति को दे दिए, लेकिन उसके लिए अगर किसी एक व्यक्ति का भी जो इच्छा शक्ति है वो अगर राज्य के विरुद्ध है तो भी उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता, उसको भी सुना जाना चाहिए। तो उसने सर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के संदर्भ में आप रूसो और कौटिल्य का कंपैरिजन करके बताएं जरा। जी सर। सर रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को सर जनरल विल से जोड़ा था, किसी व्यक्ति की इच्छा शासन होने की, और जो कौटिल्य हैं उन्होंने मत्स्य न्याय को जोड़ा था कि बड़ी मछली जो है छोटी मछली को खा जाती है, इसलिए न्याय बना रहा है, इसलिए राज्य की उत्पत्ति हुई सर। ठीक है। राजनीति विज्ञान आपने पढ़ा है तो आपने संविधान के बारे में पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा होगा। भारत के संविधान का नाम बता सकते हैं आप? क्या नाम है संविधान का? सर आर्टिकल 395 में लिखा गया है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाएगा। एग्जैक्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। ठीक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है निजी संपत्ति को लेकर, इसके बारे में बताएं जरा। निजी संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट आई है? जी सर। सर आज ही के दिन संवैधानिक जो बेंच थी उसने 7:2 के अनुपात से निर्णय दिया है, जिसमें 7 लोगों ने बहुमत से निर्णय सुनाया कि कोई भी व्यक्ति जो कि निजी संपत्ति है, सरकार उसका अधिग्रहण सिर्फ इस आधार पर नहीं कर सकती कि हमें कोई कल्याणकारी कार्य करना है, तो किसी व्यक्ति का आप निजी संपत्ति है उसको आप अधिग्रहण नहीं किया जा सकता सिर्फ कल्याणकारी आधार पर। अगर उसके बृहद आधार हैं जिससे कुछ बृहद कल्याण हो रहा है तो आप उसको एक्वायर कर सकते हैं, सिर्फ इस आधार पर नहीं किया जा सकती कि हम आपको अधिकार है राज्य को और आप किसी भी संपत्ति को अधिग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है। गोलकनाथ मामला और केशवानंद भारती मामला, इन मामलों के बारे में ज़रा बताएं, इसमें क्या जजमेंट रहे थे कोर्ट के? जी सर। गोलकनाथ बाद में सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सरकार एक बैलेट प्रोसीजर का पालन कर रही है तो मौलिक अधिकार से लेके कुछ भी जो संशोधन है उसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन ये गोलकनाथ मामले में जजमेंट थी? जी सर, ये मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। कौन कौन से आर्टिकल में कॉन्फ्लिक्ट था इस मामले में बताया जरा। कौन से आर्टिकल को लेकर विवाद था, क्या विवादित बिंदु था इसमें? सॉरी सर, नहीं पता। ठीक है, आगे बढ़ाएं। केशवानंद भारती मामले का क्या जजमेंट था? सर केशवानंद भारती बाद में उन्होंने ये कहा था कि जो संसद है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते एक आधारभूत ढांचा होगा, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। उसके पश्चात आप किसी भी जो संविधान भाग है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट उसमें भी संशोधन किया जा सकता है। फिर सर उन्होंने टाइम टू टाइम कुछ फंडामेंटल जो आधारभूत बेसिक स्ट्रक्चर है सर उसके बिंदु बताए। अगर मैं आपसे कहूं कि बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करें जी सर, तो कैसे करेंगे बताएं? किसे बेसिक स्ट्रक्चर कहेंगे? सर आधारभूत संरचना क्या है? जी सर, आधारभूत संरचना से तात्पर्य सर संविधान के कुछ ऐसे मूल तत्व हैं जिनमें सर संसद संशोधन नहीं कर सकती। एग्जाम्पल, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले के तहत बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया हो। जी सर, 1980 में सर मिनर्वा मिल्स बाद आया था, उसमें कहा था फंडामेंटल राइट और जो डीपीएसपी हैं उनमें संतुलन सर बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अलावा
सर पंथ निरपेक्षता को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर घोषित किया है। कौन से मामले से पंथ निरपेक्षता को मूल ढांचा डिक्लेयर किया गया? सॉरी सर, मेरे को जानकारी नहीं है, ठीक है। और बताएं, 2 हो गए, 3 और बताएं ऐसे कोई मामले। निष्पक्ष चुनाव सर। निष्पक्ष चुनाव, जी सर, स्वतंत्र ठीक एवं है। निष्पक्ष चुनाव, संसदीय शासन व्यवस्था ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की जो पुनर्विलोकन की क्षमता है सर वो, और इसके अलावा इतनी ही। ठीक है, संसदीय प्रणाली की आप बात कर रहे हैं, जी सर। पार्लियामेंट्री सिस्टम। जी सर। संसदीय प्रणाली और एक दूसरी प्रणाली जो अमेरिकी देशों में चलती है वो है अध्यक्षीय प्रणाली। इन दोनों में क्या अंतर है, बताएं। जी सर। सर जो संसदीय प्रणाली होती है उसमें जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका का अनिवार्य भाग होती है। अगर आप उसका भाग नहीं तो आपको 6 मंथ के अंदर उसका भाग बनना पड़ता है। कोई भी जो मंत्री रहते हैं उनको विधायिका का भाग बनना पड़ता है। जबकि सर अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है उसमें विधायिका कार्यपालिका का अनिवार्य भाग हो, ये निश्चित नहीं है, हो भी सकती है लेकिन इसका कोई संबंध नहीं है। और जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है उसमें सर शक्ति का पृथक्करण देखने को मिलता है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में शक्ति का संतुलन देखने को मिलता है। क्या कारण रहे कि संविधान निर्माताओं ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को एक्सेप्ट किया? इसके पीछे क्या वजह रही? सर एक औपनिवेशिक इतिहास है जिसके तहत जो ब्रिटिश कॉलोनी थी भारत, उसने सीखा सर। कई ऐसे एक्ट आए, 1919 का एक्ट है सर, 1935 का एक्ट है, जिसके तहत पहले ही संसदीय जो ढांचे हैं उसके आधार पर चुनाव होते रहे हैं। तो संविधान सभा को यह सर संसदीय शासन अपनाने में सर आसानी लगी कि इससे भारतीय पहले से परिचित हैं। दूसरा सर, भारत में जो अधिकतर जनसंख्या थी सर वो उस टाइम इलिटरेट थी, और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम था सर वो लोकसभा में इम्प्लीमेंट किया गया। आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि ये व्यवस्था पहले से भारतीयों के लिए अनुभवजन है, इसलिए इसे स्वीकार किया जाए। ठीक है, आप इंडियन प्रेसिडेंट और अमेरिकी प्रेसिडेंट का कंपैरिजन करें जरा, बताएं दोनों में 3 समानताएं 3 अंतर। जी सर। सर पहले अंतर बताता हूँ सर। ठीक। जो भारतीय प्रेसिडेंट हैं वो सर हेड ऑफ स्टेट अकेले हैं सर, और जो यूएस के प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट भी हैं, हेड ऑफ गवर्नेंस भी हैं। ठीक है। और सर जो भारत का राष्ट्रपति होता है सर वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है। इसके अलावा सर 2 ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। ठीक है, कोई समानताएं भी हैं, सिमिलरिटी है दोनों में कुछ किसी भी चीज़ को लेकर? जी सर। बताएं। सर जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है वो अपने सैन्य कमांडर का हेड होता है। इंडियन राष्ट्रपति भी सर सैन्य कमांडर का सुपर हेड होता है। ठीक है। और इसके अलावा सर जो कानून बनता है उसमें अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति की लगती है, अमेरिका में भी भारत में भी लगती है सर। ठीक है सर 2 ही। चले, ठीक है। आपकी हॉबी क्या है? फिल्म देखना, मूवीज़ देखना। जी सर। आपकी हॉबी है, पर आपने यहाँ पे उल्लेखित किया है समकालीन हिंदी फिल्में देखना, क्या मतलब है इसका? सर समकालीन एक 21st सेंचुरी का कंटेम्प्रेरी जो सिनेमा में आंदोलन है सर उसे दृष्टिगोणित करता है, जिसके तहत सर जो हाल ही में 2-2.5 दशक का जो ट्रेंड है उसको सिनेमा को सर समकालीन सिनेमा कहते हैं। आपने उसके पहले की कोई भी मूवीज़ कभी नहीं देखी? सर देखी है, लेकिन मेनली जो इंटरेस्ट है सर वो रुचि आपकी आजकल के सिनेमा में है, ठीक है। कौन सी फिल्म देखी आपने लास्ट? 12th फेल मूवी देखी, ठीक है। क्या सीखा आपने 12th फेल मूवी से? सर 12th फिल्म में जो परजर्वेंस दिखाया गया है, जो मनोज नाम का कैरेक्टर रहता है, बार बार असफल होने के बाद और गरीबी और बहुत संघर्ष करने के बाद जो परीक्षा देता है, और जो उसकी जिजीविषा है कि समस्त संघर्षों के बाद भी प्रयास करते रहना, सर ये मैंने सीखा। बेसिकली वो फिल्म सिविल सर्विस के अभ्यर्थी पर डिपेंड है पूरी की पूरी। बताएं जरा, किसी भी सिविल सर्विस के जितने भी अभ्यर्थी हैं जी सर, उनके द्वारा लगातार एग्ज़ाम में फेल होते रहना, क्या ये सही है या उन्हें कोई ऑप्शन भी साथ में तलाश करके रखना चाहिए? सर ऑप्शन भी वर्तमान समय में सर तलाश करना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो नेचर है वो सर एक प्रायिकता की तरह है। अधिक कभी सर बहुत कंपटीशन आजकल बढ़ रहा है, तो एक ऑप्शन भी तो होना ही चाहिए सर। खासकर वो व्यक्ति जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, जिनका सर बैकअप नहीं है, उनको सर प्लान भी देखना चाहिए। चल, एक अंतिम सवाल आपसे करूँगा। जी सर। आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, बताएं आपसे अगर मैं पूछूं MPPSC की परीक्षा में जी सर। कोई 3 सुधार करने हो, MPPSC आयोग में कोई सुधार करने हो तो सुझाव दें उसके ऊपर। सर जो पहला जो आंसर की आती है सर, उसमें जो फाइनल आंसर की आती है सर,
उसके बाद सर 7 डेज़ का एक और विंडो ओपन होना चाहिए सर, ताकि आपका कोई अगर इशू आ रहा है तो उसको वहीं रेड्रेसल किया जाए। जैसे कि एनटीए में है सर, नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है वो फाइनल आंसर की को भी डबल बार रिलीज़ करती है। एक प्रोविजनल फाइनल आंसर की देती है, देन फाइनल आंसर की देती है। इससे सर जो कोर्ट का इशू है सर, जो बार बार आता रहता है सर, उसको बेटर तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, दो और बताएं। सर सेकंड, कॉपियाँ दिखाई जानी चाहिए सर, अभी जो दिखाई नहीं जा रही हैं। कॉपी नहीं दिखाई जा रही जी है, सर, कॉपी किसने नहीं कहा आपसे नहीं दिखाई जा रही? सर अभी एमपीपीएससी में आरटीआई लगाई थी, तो अभी 87-13 के कारण सर कॉपियाँ नहीं देख पा रहे हैं। तो उसकी वजह है ना, मतलब बेवजह तो नहीं रोका जा रहा ना, जी जी सर। उसके पीछे वजह है। जी सर। आरटीआई लागू है, आप कॉपियाँ देख सकते हैं, पर कब देख सकते हैं? जब फाइनल रिजल्ट आ जाए 100%, जी सर। तो वो तो देख सकते हैं। ये सुझाव कैसे हो सकता है? जी सॉरी सर। सर इसके अलावा सर जो सिलेबस चेंज हो रहा है फ्रिक्वेंटली सर, उसमें सर थोड़ा समय दिया जाना चाहिए ताकि अभ्यर्थी सर उसको समझ सके। ठीक है, और एक लास्ट सुझाव और चाहूँगा मैं। सर इंटरव्यू के मार्क्स कम किए जाने चाहिए सर। इंटरव्यू के मार्क्स क्यों कम किए जाने चाहिए, ये बताएं। सर इंटरव्यू में सर वेरिएशन देखने को मिलता है कि अधिक। आपको बोर्ड पर भरोसा नहीं है, आयोग पर भरोसा नहीं है? सर आयोग पर भरोसा है, लेकिन जितनी ऑब्जेक्टिविटी होगी सर, उसमें जो अभ्यर्थी हैं सर, उनके चयन का जो प्रतिशत है सर, उतना ही तार्किक होता जाएगा सर। ठीक है सर। सत्यम जी, जी सर। आप गुना जिले से बिलोंग करते हैं। अब बताइए कि जो गुना है वो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से योगदान देता है? सर गुना में जो सबसे बड़ी फसल है धनिया, उसका उत्पादन होता है। ये पूरे भारत की 25% धनिया का उत्पादन करती है, और पूरी एशिया की सबसे बड़ी जो मंडी है धनिया की, कुम्भराज मंडी, यहाँ पाई जाती है। सर इसके अलावा यहाँ एनएफएल और गेल दो कंपनियाँ हैं सर, भारत सरकार का उपक्रम है। उसके माध्यम से सर यूरिया और जो नेचुरल गैस है सर, उसका पूरे भारत में और पूरे मध्य प्रदेश में सर वितरण होता है। अच्छा, एनएफएल किन देशों के सहयोग से स्थापित है? सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, यूएसए और इटली। अच्छा, इसको फ्यूल कैसे मिलता है, किस फ्यूल पर आधारित है एनएफएल? सर ये क्या नेचुरल बनता है वहाँ पे? उर्वरक खाद बनती है, कैसे बनती है? अमोनिया के माध्यम से। नहीं, तो उसको फ्यूल कौन सा इस्तेमाल होता है वहाँ पूरे प्लांट को चलाने के लिए? सॉरी सर। चलिए, अगर हम हमारे टीम मेंबर्स कभी गुना घूमने आते हैं तो 3 ऐसी जगह बताएं आप जहां आप हमें घुमाने के लिए लेके जाएंगे। एक सर श्री हनुमान टेकरी सरकार का सर मंदिर है वहाँ पे। दूसरा सर बजरंगगढ़ का किला, और तीसरा सर श्री गोपी कृष्ण सागर डैम। कौन सा? गोपी कृष्ण सागर डैम। किस नदी पर बना हुआ है ये? पार्वती नदी। पार्वती नदी पर। पार्वती नदी निकलती कहाँ से? आष्टा सीहोर। आष्टा सीहोर से। और इसका मुहाना कहाँ पर है? सॉरी सर, मुहाना नहीं। मध्य प्रदेश की 3 ऐसी नदियां बताइए जो पश्चिम की ओर बहती है। जी सर, नर्मदा जी, और सोन, माही। सोन नदी पश्चिम में बहती है? सॉरी सर, तापी। ठीक है। आपका जन्म जो है वो जून माह में हुआ है 97 में, और आप इतिहास के भी छात्र रहे हैं। जी सर। इतिहास में कोई ऐसी 3 घटनाएं बताएं जो जून माह में घटित हुई। जी सर, 27 जून को सर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जन्म हुआ था। घटना है ये? जी सर, सर एक ऐतिहासिक घटना मानूंगा, क्योंकि सर उन्होंने जो बंगाल के राष्ट्रवाद है उसमें सर बहुत महत्वपूर्ण। किसी व्यक्ति का जन्म होना ये अपने आप में घटना है? तो मतलब कोई व्यक्ति जन्म से महान बनता है? सर एक इवेंट कह सकते हैं सर। चलो आगे। सर कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री को भी ले सकते हैं। सर 1997 में जो मदर टेरेसा जी थी, उनका सर देहांत हुआ था सर। ठीक है। और सर 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी। और क्योटो प्रोटोकॉल को भी सर। जून माह नहीं, मैं जून माह की बात कर रहा हूँ मैं। सॉरी। और सर 27 जून 1997 को ट्राई की स्थापना हुई थी सर। ठीक है। और कोई ऐतिहासिक घटना भारतीय राजनीति में, प्रशासन में? जी सर, राजनीति में सर जून को सर स्टैटिक्स डे भी मनाया जाता है, 29 जून को सर। चलिए ठीक है। चूंकि आप राजनीति शास्त्र के भी छात्र रहे हैं, तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, मूल अंतर क्या है दोनों में? बेसिक अंतर एक शब्द में।
लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में बेसिक अंतर क्या है? सर उनका उद्देश्य सर क्या है? सर निजी प्रशासन का उद्देश्य लाभ कमाना है, जबकि जो लोक प्रशासन है उसका उद्देश्य सर सेवा करना है। अच्छा, ठीक है। 3 समानताएं बता दो आप दोनों में। सर दोनों का एक स्ट्रक्चर संगठन होता है सर, एक निश्चित उद्देश्य होता है सर, और सर कुछ निश्चित जो कार्य मतलब जो सर उसके संगठन में जो कार्यशैली होती है, जो कार्य करते हैं वो व्यक्ति रहते हैं सर। किसी संगठन में औपचारिकता पर बहुत ज्यादा जोर देना, जी सर। ये संगठन के लिए लाभदायक है या उसके लिए हानिकारक हो सकता है? मेरा प्रश्न समझ गया? जी सर। हाँ। सर एक सीमित सीमा तक लाभकारी है सर, लेकिन उसके बाद सर वो फिर उसके बाद सर समस्या देता है सर। एग्जाम्पल देके समझा पाएंगे आप संक्षिप्त में? जी सर। जैसे सर कोई निजी प्रशासन का देना कि लोक प्रशासन का देना? मैं प्रशासन की बात कर रहा हूँ। सर अगर कोई प्रशासन में रूल है सर औपचारिकता का कि आप एक निश्चित समय तक ही प्रशासन नहीं, मैं संगठन की बात कर रहा सर हूँ। कोई संगठन में सर कोई रूल है कि आप निश्चित समय तक ही अपने जो आवेदन है वो कर सकते हैं, और औपचारिकता ये कहती है कि आपको समय के बाद समय नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ औपचारिकता पे जोर दिया जाए तो कई लोगों के हित प्रभावित हो जाएंगे। तो सर एक अनौपचारिक तरीका हो सकता है कि कोई मीडियम निकाला जाए। नहीं, उससे संगठन कैसे प्रभावित हो रहा है? सर संगठन जैसे औपचारिकता है सर, औपचारिकता पर आपने ज़्यादा जरूरत, तो आपकी जो जन विश्वासियता है सर वो कम हो जाती है। लोग आप पे जन विश्वास नहीं करेंगे, आपकी सेवा के प्रति है वो नकारात्मक रवैया आएगा कि आप प्रोसीजर और जो है सर उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। अच्छा, लाल फीताशाही क्या है? सर लाल फीताशाही एक जर्नलिज्म का टर्म था पहले, जो भारत देश आज़ाद हुआ था तब सर एक फाइल में सर लाल फीता बांधते थे, लेकिन सर धीरे धीरे वो करप्शन का सर सिनोनिम्स होता गया। मेरा अगला प्रश्न है, मान लो आप किसी जिले के अधिकारी हैं, जिला कलेक्टर हैं, और आप किसी संविधान में कहीं पर कोई संशोधन करना है जो केंद्र के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ राज्य की जो हाई कोर्ट जो है उसके प्रभाव भी उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी इसके लिए? जी सर ऐसे विशेष संविधान संशोधन अपनाया जाएगा। कैसे? मेरा प्रश्न अच्छे सुन लिया आपने? हाँ, अब बताएं कौन सी है वो प्रक्रिया? सर इसके तहत जो दोनों सदन हैं उसमें विशेष बहुमत होना चाहिए, और उसे आधे से अधिक जो राज्य हैं उनका सामान्य समर्थन आवश्यक है सर। अच्छा, संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेख है इसका? सर आर्टिकल 368। 368 में है। 368 में कितनी प्रक्रियाओं का उल्लेख है संविधान के लिए, संशोधन के लिए? 2 प्रक्रियाओं से। कौन कौन से? सर एक सामान्य तरीके से संशोधन कर सकते हैं संसद के बहुमत से, और सामान्य बहुमत से। जी सर सामान्य बहुमत से, और सर दूसरा सर विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत से, ठीक है। चलिए, मेरा आपसे अंतिम प्रश्न है, समान नागरिक संहिता जी सर क्या है ये बताइए। सर समान नागरिक संहिता को नीति निर्देशक तत्व के तहत आर्टिकल 44 में रखा गया है, जिसके तहत सर जो संविधान है वो राज्यों को ऐसी अपेक्षा करता है कि एक निश्चित समय के बाद जो यथासंभव तरीके से सभी नागरिकों को सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकारों को रखते हुए राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि समान नागरिक संहिता को लागू किया जा सके। ठीक है सर। सत्यम, आपका हॉबी है समकालीन हिंदी फिल्में देखनी, और समकालीन हिंदी फिल्मों में हम देखते हैं अधिकांश जो चंक है वो रोमांटिक फिल्मों का होता है, अच्छा खासा इसमें शेयर होता है। तो आपके हिसाब से प्रेम क्या है? प्रेम सर 2 लोगों की आपसी सहमति और एक दूसरे पर अटूट विश्वास सर प्रेम। किस बात को लेकर के आपसी सहमति है? सर कोई भी बात हो सकती है सर, जो दोनों में सर विश्वास पैदा करे सर। अगर दोनों मिलकर चोरी का प्लान करते हैं तो उसमें भी माना जाएगा? सर चोरी करना तो असंवैधानिक है। तो प्रेम क्या है? मतलब सिर्फ सहमति मात्र प्रेम है? दोनों लोग एग्री होते हैं कि क्योंकि वो एक नहीं हो पा रहे हैं तो इसीलिए दोनों अपनी जान दे देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी शादी नहीं हो सकती इसी कारणवश। क्या उनके बीच में प्रेम है? सर ये व्यक्तिगत मामला हो सकता है सर प्रेम का, लेकिन सर ये सामाजिक और तौर पर स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। आपको सबसे अधिक प्रेम किस चीज़ से है? सर ऐसा पर्सन की घटना सर, ऐसा पर्सन। हाँ, मतलब आपके लिए मतलब सबसे अधिक प्रेम आपको किस चीज़ से है? किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी उपलब्धि से, किसी
भी चीज से हो सकता है प्रेम, तो जी सर। किसी लक्ष्य से। आपके लिए प्रेम का विषय क्या है? सर अपना चरित्र से। आपको अपने चरित्र से प्रेम है। अच्छा, क्या होती है चरित्र की परिभाषा? सर जो अच्छा, चरित्र का उद्देश्य क्या होता है? सर वो व्यक्ति टू व्यक्ति सर डिफर कर सकता है किसी व्यक्ति के लिए सर, लेकिन किसी भी व्यक्ति के जो मूलभूत गुण होते हैं सर उसे चरित्र कहते हैं। ऐसे कौन से मूलभूत गुण हैं आपके अंदर जिससे जिससे आपको बहुत प्रेम है? अ, सर अपने आप को बेहतर करना, हर परिस्थिति में जितना यथासंभव परिस्थिति में सर स्वयं को बेहतर करना, और सर कंसिस्टेंसी के साथ सर हर चीज़ के प्रति सकारात्मक रवैया रखना। आपके लिए सबसे अधिक प्रेम करने लायक चीज यही है? जी सर, मैं चरित्र को सर बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा कोई विशिष्ट व्यक्ति जिससे आपको सबसे अधिक प्रेम है? जी सर, दादी माँ मेरी। अच्छा, कारण? सर बचपन से उन्हीं के द्वारा पालन पोषण अच्छे से हुआ है सर, इमोशन लगा भी है, शिक्षा सही दिशा में प्रेरणा सर उन्होंने दी। ठीक है। क्या आपको पसंद है, आप कैसा फील करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करना, या आप अपनी फीलिंग्स अपने तक सीमित रखना पसंद करते हैं? सर वो फीलिंग सर जो अनावश्यक है वो अपने तक रखता हूँ, लेकिन सर अगर एक्सप्रेस करना ज़रूरी है तो सर एक्सप्रेस करता हूँ। उदाहरण के साथ समझाइए, किस तरह की फीलिंग आप मानते हैं कि एक्सप्रेस करना जरूरी है? एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए किस तरह की फीलिंग एक्सप्रेस करना जरूरी है, और कौन सी फीलिंग को छुपा लेना जरूरी है? जी सर, एक प्रशासनिक अधिकारी को अगर कोई लक्ष्य दिया गया है, कोई भी कार्य है, तो उसको लेकर सर एक चिंता जाहिर की जा सकती है कि कोई टाइमलाइन है तो आपको इतने में पूरा करना है। लेकिन उसको लेके अगर स्वयं को कोई एंजाइटी हो रही है या स्वयं उसको मैनेज मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चीज़ को सर आप छुपा सकते हैं ताकि आपके जो सहभागी हैं उन पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। ठीक है। क्या आप अपनी गट फीलिंग पे भरोसा करते हैं, भले ही किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को लेके? आपकी एक गट फीलिंग है, गट फीलिंग वर्ड समझते हैं आप? जी सर। तो आपका एक कन्विक्शन है, गट फीलिंग है कि नहीं, यही व्यक्ति अपराधी है, लेकिन कहीं ना कहीं, या अपराधी छोड़िए या किसी भी परिस्थिति में बात कर लीजिए, लेकिन जो एविडेंस हैं, जो तथ्य हैं, वो कुछ और कहते हैं। जी सर। तो आप तथ्य को प्राथमिकता देने में विश्वास रखते हैं कि गट फीलिंग्स को? सर तथ्य प्राथमिकता। आप अपनी गट फीलिंग्स पे विश्वास नहीं करते? जी सर, गट फीलिंग हो सकती है सर मेरे व्यक्तिगत जो पूर्वाग्रह है सर उसके कारण सर प्रभावित होया है, इसलिए सर मैं तथ्य पे विश्वास। अच्छा, क्या इसको स्वार्थ कहेंगे कि यदि आप अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं जी एक ऐसी स्थिति में जहां पर आपके से जुड़े कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके प्रति आप उनका बहुत सम्मान करते हैं, उनका उनके लिए आपके लिए आप मन में काफ़ी प्रेम और आदर भी है ना, और वो काफ़ी ज़रूरतमंद की स्थिति में है, जी लेकिन आप जो है उस उनकी मदद के दौरान आपकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि आप सेल्फिश हो जाते हैं ऐसी स्थिति में? नहीं सर, मैं नहीं मानता कि मेंटल हेल्थ है उसको प्रायोरिटी देना स्वार्थ को देखता है, क्योंकि अगर सर मैं मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दूंगा तो आगे सर ऐसे कई लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगा। और दूसरा सर कि खुद की स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रखूंगा तो प्रशासन या किसी व्यक्ति की जो हेल्थ है सर वो भी प्रभावित तौर तो पर। आप अपने लव्ड वन जो क्राइसिस में है जी सर। उसकी ज़रूरत के बजाय क्या आप अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे? क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है जी सर। उस क्राइसिस में इन्वॉल्व होने की वजह से। तो ऐसे में क्या चुनेंगे, आप अपने लव्ड वन की हेल्प करेंगे या अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे? सर मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देना सर। आप मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे, आपके लिए मेंटल हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट विषय है। जी सर, मेंटल हेल्थ के कारण सर व्यक्ति की जो शारीरिक क्षमताएं होती हैं सर वो भी सर काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। तो दूसरों को बचाने के प्रयास में अगर सर स्वयं की मेंटल हेल्थ ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है सर कोई बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करूँ। अगर अगर यहाँ पे आपने एक व्यक्ति की ज़रूरत के आधार पे आपने अपने मेंटल हेल्थ को चुना, ऐसे में अगर कोई गंभीर सामाजिक समस्या है, जी सर। कोई गंभीर क्राइसिस है जी सर। जिसको सॉल्व करने के दौरान आपकी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, जी सर। तो फिर तो आप वहाँ पे भी मेंटल हेल्थ का ही चुनाव करेंगे? सर जो प्रशासन के बीच में सर कई बार दुविधा आती है सर कि आपको मेंटल हेल्थ और पब्लिक जो इशू हैं उनके बीच डीलिंग करनी पड़ती है, लेकिन चूंकि सर प्रशासन के तहत सर मेरी वो प्राथमिक जिम्मेदारी सर प्रशासन के प्रति बनती है कि उसका उत्तरदायित्व को पूरा किया जाए। अगर ऐसा भी कोई समस्या आती है कि मुझे मेंटल हेल्थ या इशू आ रहा है तो मैं अपने जो सीनियर है उनको लिखित तौर पर अवगत करा सकता हूँ कि इस संबंधित जो इशू है
उसमें मुझे यह समस्या आ रही है, तो उसके साथ कोई रास्ता निकाला जा सकता है। क्या आपने पास्ट लाइफ में अपने कोई ऐसा सिचुएशन एक्सपीरियंस किया है जहाँ आपके ऊपर बहुत मेंटल प्रेशर आपने फील किया हो? नहीं सर। ऐसा कोई स्थिति नहीं देखी? ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे, जनरल विल के बारे में बात हो रही थी, फ्री विल से भी आप परिचित होंगे, फ्री विल के कंसेप्ट से परिचित हैं आप? फ्री विल से मेरा तात्पर्य है कि क्या किसी भी व्यक्ति के पास वाकई में चॉइस होता है चुनने का? सर इसके दो अर्थ हो सकते हैं। अगर दार्शनिक तौर पर देखा जाए तो व्यक्ति स्वतंत्र है, वो कुछ भी चूज़ कर सकता है, लेकिन उसकी सामाजिक और राजनीतिक अवस्थितियाँ होती हैं सर, वो कहीं ना कुछ प्रतिबंध लगाती हैं। तो सर राजनीतिक और सामाजिक टर्म्स में देखा जाए तो व्यक्ति उतना स्वतंत्र नहीं है, लेकिन दार्शनिक तौर पर सर वो स्वतंत्र है। कैसे स्वतंत्र है? मतलब मुझे लगता है कि आपकी जो भी सोच और जो विचार हैं वो पूरी तरीके से कंडीशनड हैं उस परिवेश से जिसमें आप पले बड़े हैं। पूरी तरीके से आपके जो दोस्त यार हैं उनका प्रभाव है आपके ऊपर, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी सामाजिक स्थिति, आप जिस पर्यावरणीय स्थिति में रहते हैं, सबके प्रभावों से मिल करके आपका व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। तो उन उन प्रभावों के असर में आप किसी चीज का चुनाव करते हैं कि आप स्वतंत्रता से चुनाव करते हैं? स्वतंत्रता कैसे आ सकती है ऐसी स्थिति में? जी सर, इसमें सर दो बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। एक अस्तित्ववाद है सर, जिसका आपने जिक्र किया कि व्यक्ति अपने अस्तित्व का परिणाम होता है। रेने डेकार्ट ने इसका वर्णन किया था। दूसरा सर जो है कि आप परिस्थिति के विपरीत भी जा सकते हैं। इसका सर रूसो ने कहा था, जो जनरल वेल है, कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, तो आपको इन जंजीरों को तोड़ना होगा। इसके लिए सर उसने व्यवस्था दी थी। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सर कोई भी व्यक्ति है, वो सर अस्तित्ववाद की जो अवधारणा है काफ़ी हद तक ठीक बैठती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो विचार होता है वो सामाजिक और आर्थिक जो उसकी अपब्रिंगिंग होती है सर, उससे प्रभावित होता है। अच्छा, ठीक है। फेवरेट फिल्म आपकी कौन सी रही अभी तक? न्यूटन सर। न्यूटन आपकी फेवरेट फिल्म रही, जिसके एक्टर शायद राजकुमार राव जी रहे हैं। किन कारणों से न्यूटन फेवरेट फिल्म बनी आपकी? सर पहला तो उसमें सर जो डेडिकेशन दिखाया गया है एक सिविल सर्वेंट का, वो एक बाबू के स्तर पर सर ग्रेड 3 का कोई बाबू रहते हैं, वो सर उसमें उनका जो डेडिकेशन है कि मुझे ईमानदारी से कार्य करना है, एप्रिसिएशन मिले चाहे ना मिले, वो कार्य करते हैं। दूसरा सर निष्पक्ष चुनाव जो दिखाया गया है कि भारतीय लोकतंत्र की विशेषता दिखाई गई है कि छत्तीसगढ़ के किसी क्षेत्र में जाकर वो निष्पक्ष चुनाव करते हैं, तो सर वो आर्मी के प्रति विद्रोह कर देते हैं, वो अगर जाली वोट देने की कोशिश करते हैं। तो सर एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर सर उनका जो एटीट्यूड है सर, वो मुझे काफ़ी पसंद है। आपके लिए फिल्म इंस्पिरेशन का सोर्स है कि एंटरटेनमेंट का? सर दोनों ही। दोनों का सोर्स है। जी सर। अच्छा, ठीक है। ऐसी कोई फिल्म जिसने आपको बहुत एंटरटेन किया हो? 3 इडियट्स। 3 इडियट्स, इस फिल्म ने आपको काफ़ी एंटरटेन किया। फिल्म में कला को प्रदर्शित करते हैं। जी सर। क्या है एक उच्च स्तरीय कला, या सभी फिल्में जो हैं वो उसको कला का दर्जा दिया जा सकता है? हर प्रकार की फिल्मों को क्या कला का दर्जा दिया जा सकता है? सर फिल्म अपने आप में एक कला तो है ही सर, लेकिन स्वर्गीय श्री सत्यजीत रे ने कहा है। क्या पॉर्न फिल्में भी एक प्रकार का कला है? सर एक अगर माइन्यूट लेवल पे जाएंगे तो सर इसे आर्ट कहा जा सकता है, लेकिन इसकी सामाजिक कोई उपयोगिता नहीं है सर। ये आर्ट कैसे कहा जा सकता है? पॉर्न फिल्म्स को आर्ट कैसे कह सकते हैं? सर माइन्यूट लेवल पे जो रहता है सर, जैसे कि देखा जाए कि खजुराहो में सर जो चित्रण किया गया है कामसूत्र का सर, वो भी सर एक भारतीय कला का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक माना जाता है, उसे यूनेस्को का हेरिटेज भी दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सर एक सूक्ष्म स्तर पर सर कला तो है, लेकिन उनकी जो सामाजिक उपयोगिता है सर, वो काफ़ी नकारात्मक है, तो उसके कारण वो सर कला की परिभाषा से बाहर हो जाता जो कामसूत्र है उसकी सामाजिक उपयोगिता नकारात्मक है? है। जी सर। कामसूत्र की सामाजिक उपयोगिता कैसे नकारात्मक है? ये तो मुझे लगता है सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड है। कामसूत्र एजुकेट करता है, इनफैक्ट ये तो नकारात्मक कैसे है? सर वर्तमान संदर्भ में जो खासकर पोर्नोग्राफी या जो एडल्ट नहीं, कंटेंट। कामसूत्र कामसूत्र की बात करी आपने, क्योंकि कंपैरिजन आपने उससे किया, जी जी सर। तो वो नकारात्मक कैसे है? सर सामाजिक स्वीकार्यता का सर कम होना। नहीं, स्वीकार्यता होना अलग बात है, नकारात्मक होना अलग बात है। कामसूत्र नकारात्मक कैसे है? सर उसको वर्तमान संदर्भ में सर वल्गैरिटी से जोड़ते हैं इसलिए। आपके लिए क्या है? क्या वाकई में कामसूत्र वल्गर है?
नहीं सर, उसमें कई ऐसी आवश्यक चीज़ें बताई गई हैं जो यौन खासकर यौन रोग है सर, उनका जिक्र किया गया है उसके बारे में। अच्छा, और पॉर्न फिल्मों में क्या आप आर्ट उसी कंपैरिजन के सेंस में ढूंढ पाते हैं? नहीं सर, उनका नकारात्मक ही इम्पैक्ट है सर उनका। इंडिया में पॉर्न लीगल जो पॉर्न फिल्में हैं, जी सर। क्या उसको बैन किया जाना चाहिए कम्प्लीटली? सर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पॉर्न को सर बैन नहीं किया जा सकता, लेकिन क्योंकि सर वो आर्टिकल 19A के तहत जो बाका व्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आती है, और आर्टिकल 21 के तहत जो व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है उसके तहत सर उसको बैन नहीं किया जा सकता देखने के लिए या किसी और चीज़ के लिए। अगर इसका आपके अनुसार समाज पर नकारात्मक प्रभाव है, जी सर। वो नकारात्मक क्या इसका समाज के ऊपर कोई सकारात्मक प्रभाव भी है? सर ऐसा सच में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, कोई सकारात्मक प्रभाव। क्या आपने कभी पॉर्न फिल्में देखी है? सॉरी सर। आपने कभी कोई पॉर्न फिल्म वॉच की है? सर अभी तक तो नहीं। तो फिर आपने इतनी सारी टिप्पणी की पॉर्न फिल्मों के ऊपर? जी सर, वो लेख पढ़े हैं सर। हाँ, लेख पढ़े हैं सर कई। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सत्यम, जी सर। अभी आप सर के साथ पॉर्न मूवीज़ को लेकर बात कर रहे थे। जी सर। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपने कहा कि विचार अभिव्यक्ति से जुड़ा मामला है। जी सर। आप बताएं जरा, पॉर्न मूवीज़ बैन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये बताएं जरा आप। सर पॉर्न मूवी का वो कंटेंट बैन हो सकता है जिसमें सर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को यूज किया गया चाइल्ड पोर्नोग्राफी ऑलरेडी बैन है। है। जी सर। मैं एडल्ट पोर्नोग्राफी की बात कर रहा हूँ, वो बैन होना चाहिए कि नहीं। और कोई व्यक्ति मोबाइल पे जाकर ऑनलाइन चेक कर कर कौन सी विचार अभिव्यक्ति व्यक्त करता है, कौन से विचार अभिव्यक्त हो रहे हैं पॉर्न मूवीज़ देखकर, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है सही है कि गलत है, आप अपने हिसाब से। सर सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का जो निर्णय है सर, मैं उसे सही मानता हूँ। किसी के व्यक्ति आर्टिकल 21 किसी व्यक्ति को सर कोई भी सर कंटेंट देखने की और अपने हिसाब से जीवन जीने की आवाज़ स्वतंत्रता है, जब तक कि वो दूसरों को प्रभावित ना करे सर। पर आपको नहीं लगता कि इस अधिकार का उपयोग करके समाज में ज़्यादा निगेटिविटी आ रही है, समाज जो है ज़्यादा वल्गर होते जा रहा है, इसी कारण से शायद रेप जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस पर कोई एक्शन होना चाहिए कोर्ट की ओर से? जी सर, इस पर रेगुलेटरी से सर बोर्ड बिठाया जा सकता है रेगुलेट करने के लिए। कुछ सर भारत में सर लगभग 200 प्लस जो वेबसाइट्स हैं सर, जो एक्सट्रीम वल्गैरिटी को दिखाती है सर, उनको भारत सरकार ने बैन भी किया था इसके बाद, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही भी ठहराया था सर। ठीक है, एक अंतिम सवाल आपसे करूंगा। सर के साथ आपने 3 इडियट मूवी को लेकर भी बात की। एक मूवी 3 इडियट है जिसमें दिखाया गया है कि कामयाबी के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो, मतलब अपने मन की सुनो और जो आपको ठीक लगे वो करो, जिसमें आमिर खान हीरो थे। और दूसरी ओर आमिर खान की एक और फिल्म है दंगल मूवी। दंगल मूवी में अगर हम सही से समझें तो उसका जो सबक है वो ये है कि जो माता पिता कहें वो मानो। तो हम जब इन दोनों मूवी का कंपैरिजन करें तो एक तरफ दिखाया जा रहा है कि जो हमारा मन करे वो करें, और दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है जो माता पिता कहें वो करें। तो हम क्या करें, बताएं जरा, कौन सी राह सही है? सर दोनों मूवी कथानक सर अलग अलग था। अगर दंगल को देखा जाए सर वो एक बायोपिक थी, और 3 इडियट को देखा जाए तो सर विशुद्ध से जो एंटरटेनिंग मूवी थी उसके थे। सर मैं एक मानता हूँ कि सर माध्यमिक रास्ता निकाला जा सकता है, ताकि माँ बाप के निर्देशन के अंदर ही अपनी जो स्वयं की इच्छा है या जो भी हॉबी है या जो भी अभिरुचि है उसको सर सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है, आप जा सकते हैं, गुड लक। एक तो मुझे आवाज़ बहुत डाउन लग रही, बार बार बहुत डाउन होती है बीच में आवाज़ आपकी। कई बार लगता है कि सवाल नहीं बन रहा तो आपकी आवाज़ बहुत डाउन हो जाती है ना। तो आवाज़ का थोड़ा सा ख्याल रखो। जी सर। बाल आपके ठीक से नहीं बने हुए हैं, फ़ोटो बहुत बढ़िया है, हाँ और सर, आपकी कंघी ठीक से नहीं की है, थोड़ा हो गया होगा है ना। तो उसका थोड़ा ध्यान रखो। हालांकि आप करके जाओगे, पर बताना मेरा काम है ना। मुझे चेंज कर लेना, मुझे ठीक नहीं लग रहे थे आपके, ठीक है। सॉक्स इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना। बाकी मैंने पॉलिटिकल लेवल पे जो प्रश्न पूछे, सर ने भी कुछ करे, आंसर वहाँ बढ़िया आ रहे थे, जानकारी आपको पर्याप्त थी, है ना। एक मामला पूछा गया था, मैंने पूछा था पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म। जी। तो वो याद रखना, SR बॉम्बई का मामला था, है ना, ये 1994 का मामला था, उसमें कहा गया था। तो ये सब याद रखना। बाकी सर का एक सवाल, कामा सूत्र नकारात्मक, ये ज़बरदस्ती अनावश्यक बात थी, है ना, ये तार्किक नहीं था। कामा सूत्र को आप नेगेटिव बता रहे हैं, वो ठीक नहीं है। सर मुझे भी बल्कि आप उसे पॉजिटिव तरीके से बता सकते थे सही से, क्योंकि आपने जब नेगेटिव बताया तभी जाके पॉर्न मूवीज़ को लेकर वहाँ पे सवाल खुल गए, है ना।
तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, अपनी ओर से ऐसे प्रयास ना करें कि वो चैप्टर खुल जाए जहाँ हम फंस सकते हैं। बाकी ओवरऑल जानकारी पर्याप्त थी, बढ़िया था, है ना? ठीक। मैंने एक प्रश्न पूछा था आपसे संविधान संशोधन को लेकर, जी सर। और प्रश्न आपने अच्छे सुन लिया था। मैंने पूछा था कि आप जिलाधिकारी हैं और आप संविधान में ऐसा कोई संशोधन करना चाहते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट के राइट भी प्रभावित हो रहे हो, ये पूछा था। तो आपने कुछ प्रक्रिया बताई थी। आपको पहले वही कहना चाहिए था कि जिलाधिकारी को संविधान संशोधन का अधिकार है ही नहीं। सॉरी सर, मैंने आपसे रिपीट भी किया था कि आपने प्रश्न अच्छे से सुना कि नहीं सुना, नहीं सुन पाया। आपने ध्यान शायद नहीं दिया होगा, है ना? तो पहले तो ये था कि भाई कलेक्टर है, जिलाधिकारी को संविधान संशोधन का अधिकार है ही नहीं, बात वहीं खत्म हो जाती है। मैंने वो मिसअंडरस्टैंड कर ली कि मैंने full पूछा place इसलिए power था है। जी वो, जी सर। मैंने पूछा ही इसलिए था उसमें, है ना? थोड़ा सा मतलब आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें, इस तरीके से भी क्वेश्चन शायद बन सकते हैं, वो आपको बहुत ध्यान से प्रश्न आपको समझना है। मैंने आपको रिपीट भी किया था उस पर, अदरवाइज बाकी तो सभी कुछ आपने ठीक। गोलकनाथ मामले को लेकर भी आपने एक गलत आंसर दिया था। गोलकनाथ मामले को सही से डिफाइन नहीं किया था आपने। गोलकनाथ मामले में आर्टिकल 13 से जुड़ा मैटर था, जी सर। है ना? कि कॉल नहीं कर पा रहा था। संविधान संशोधन विधि है या नहीं, मुद्दा ये था। और उस मामले में माना गया था कि संविधान संशोधन भी एक विधि है, इसलिए आर्टिकल 13 के तहत आप फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट नहीं कर सकते, है ना? तो वहाँ पे आपने वो सही नहीं बताया था, बाकी तो ठीक था। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी आप थोड़ा सा फंबल कर गए वहाँ पे। एग्जैक्टली सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपका टोटली करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं था। हाँ, और बाकी थोड़ा सा आवाज़ बहुत कम लग रही है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस कम लग रहा है। सर मुझे लग रहा है सिर्फ सॉरी सर, मतलब ये बता रहा हूँ मेरी कि ये जो लेंथ है सर वो काफ़ी लंबी है सर, मतलब हाँ, वहाँ पे कम रहेगी तो वहाँ पे मैनेज कम करो रहती ना है, उसको। बाकी सर 2-3 मॉक दिए ना, काफ़ी हाँ, सर हाँ। पास में रहती, तो थोड़ा सर आवाज़ इसी कारण सर मुझे तो लग रहा है। अपने आप को फिक्स मत करो ना जी, कि जी, बिल्कुल। जो दिख रहा है उस हिसाब से आवाज़ को मैनेज करो, जितनी दिख रही है दूरी उस हिसाब से मैनेज करो। ऐसा नहीं कि अगर कहीं पे पास है तो हमने पास बोलने की आदत डाल ली, दूर है तो दूर, इतनी आवाज़ रहे कम से कम हम तक पहुंच सके, मतलब नेचुरल भी तो लगना चाहिए ना, है ना? हाँ, तो वो सर चीज़। वो आपका सर क्वेश्चन था सर, कला किसे कहते हैं सर उसको? कला, एक तो सबसे पहली बात तो यहाँ से उत्तर स्टार्ट होता है कि ये एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है ना, ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट है नहीं। और सब्जेक्टिव कंसेप्ट होने की वजह से इसका इंटरप्रिटेशन जो है विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग रूप से किया गया है। कला के एक उद्देश्यों में मनोरंजन को भी उद्देश्य माना गया है, और कई सारे देश जो हैं वो पोर्नोग्राफी को मनोरंजन का स्रोत भी मानते हैं और उसे वो कला के परिभाषा के अंतर्गत शामिल भी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप आंसर मोड़ सकते हो अपने हिसाब से या कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो। जैसे एक डायरेक्शन लेके मैं बताता हूँ। मेरे निजी राय के अनुसार कला का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की चेतना को ऊपर उठाना भी होता है, और अगर किसी भी कला के माध्यम से व्यक्ति की चेतना में गिरावट आ रही है जिससे उसके कर्मों की क्वालिटी प्रभावित हो रही है, तो मेरे लिए ऐसा कला एक उचित कला नहीं हो सकता। एक डायरेक्शन ये पकड़ा जा सकता है, और वहीं से एक डायरेक्शन ये पकड़ा जा सकता है कि पर फिर भी मैं जो कला की आज़ादी है उसके सम्मान में हूँ, और दूसरों के निजी और व्यक्तिगत अधिकार और कानूनी अधिकारों का भी पूर्ण सम्मान करता हूँ। तो वो कला को जिस तरीके से उन्होंने व्याख्या करी है, मैं वर्तमान में उसका भी पूर्ण सम्मान करता हूँ। एक बैन वाला क्वेश्चन अगर पूछेंगे वो तो पूछेंगे लोगों को फंसाने के लिए। तो समझ गए ना मतलब। तो यहाँ पे पॉर्न के कंटेक्स्ट में दोनों डायरेक्शन में अपन ने अपनी वैल्यू भी दिखा सकते हैं, और सेफली जो आप बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट वाली, उसको भी साथ में इंटरमिक्स कर लिया, थोड़ा सा ग्लोबल तो अगर वो इंटरप्रिटेशन। कभी ऐसा इनफाइट क्वेश्चन पूछते हैं ना कि आप चॉइस नहीं है, आप हाँ या ना बताओ, कौन बैन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सर उसका कैसे answer? व्यक्तिगत बता देना, होनी चाहिए, क्या दिक्कत है, होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कब होनी चाहिए? जब इस देश की न्याय व्यवस्था तैयार हो जाएगी। मेरे व्यक्तिगत रूप से होनी चाहिए, या नहीं होनी चाहिए तो फिर उसका तर्क दो, तो बेहतर क्या हो सकता है? होनी चाहिए, मेरी व्यक्तिगत राय है ना, मैं अपनी व्यक्तिगत राय रख सकता हूँ, होनी चाहिए बैन।